वेलकम दोस्तों, स्वागत है इस कॉन्सेप्ट क्लास में। BG141 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं वो मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। साथ साथ आप ये देखेंगे इसमें कि जो माइजरी स्टोरी है वहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो डायरेक्ट कहानी को हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। माइजरी स्टोरी के अंदर जो आपको पता है कैरेक्टर है आयोना, जिसे आप नाम देते हैं, है ना, ये जो आयना आयना जो आपका कैरेक्टर है इसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है, अकेला है, अपनी कहानी सुनाने के लिए उसे कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं मिल रहा, उसी की बात हम यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाई डज आयना पोर आउट हिज स्टोरी टू द मेयर। वो क्यों अपनी कहानी केवल और केवल आप कह सकते हैं किसको बताता है, मेयर को बताता है ना। तो सच बात तो हालांकि ये नहीं है, वो अपनी स्टोरी किसी से भी शेयर करना नहीं चाहता क्योंकि कोई भी उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो आयना डजंट पोर, आप कह सकते हैं आयना डजंट पोर आउट हिज हार्ट टू द मेयर इन चेकोव्स स्टोरी माइजरी। बिल्कुल सही बात है। आयना का जो कैरेक्टर उसकी दो तीन खास बात है। सबसे पहली बात तो आयना जो कैरेक्टर है इसमें मैन जो है वो टैक्सी ड्राइवर जो है आप कह सकते हैं वो आइसोलेशन और लोनलीनेस फील करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो उसकी कैब में आप कह सकते हैं बैठता है ना, जो भी उसकी आप कह सकते हैं साथ उसके चलता है, वो सामान्यतः क्या हो जाता है, वो सो जाता है, वो उसकी स्टोरी को सुनना ही नहीं चाहता। नीड फॉर अ लिसनर, इसलिए आयोना को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्या कर सके, उसे सुने, जिसके साथ वो शेयर कर सके अपने दुख को अबाउट हिज सन्स डेथ। मैंने बताया आपको पहले भी कि उसके सन की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, जिसके लेकर वो क्या है, बहुत ज्यादा दुख में है, लॉस ऑफ हिज सन। क्लियर। इसके अलावा शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ सफरिंग, आयोना चाहता है, क्या चाहता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जिसके साथ मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने दुख को क्या कर पाऊँ, शेयर कर पाऊँ। साथ साथ आयना इज ग्रीविंग एंड द हार्श विंटर कंडीशंस मेक्स मेयर वर्क्स डिफिकल्ट, दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन दैम। तो आप कह सकते हैं आयना का जो कैरेक्टर है उसके तीन चार की पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आइसोलेशन, लोनलीनेस, आप कह सकते हैं ग्रीव्स द लॉस ऑफ हिज सन, और साथ साथ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ सफरिंग। सफरिंग मतलब दुख। वो चाहती है अपने, चाहती नहीं सिर्फ चाहता है अपने दुख के क्या करना, एक्सपीरियंसेस को शेयर करना दूसरों के साथ। क्लियर। एक ओल्ड मैन ड्राइवर है जो अक्सर कोशिश करता है कि जो उसके साथ जा रहा है, जो उसका आप कह सकते हैं जिसने जो कैब में उसके साथ बैठा है, उसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। लेकिन नॉर्मली लोग क्या होते हैं, सो जाते हैं, वो किसी के दुख को जानना नहीं चाहते। समझ में आई कहानी। अब एक टाइटल है, द टाइटल माइजरी। क्या ये टाइटल सही है? जो एंटन चेकोव्स की स्टोरी है, आपको पता है, आपने पढ़ी है, बुक में है, एंटन चेकोव्स की स्टोरी जो है जिसका नाम क्या है, माइजरी। क्या ये स्टोरी सही है? क्या इसका ये टाइटल सिग्निफिकेंट है? उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, माइजरी सेट्स द स्टेज फॉर अ ब्लीक एंड सोरोफुल स्टोरी। मैंने आपको बताया है ये क्या है, एक अ ब्लीक ऑफ सोरोफुल स्टोरी, एक दुख की कहानी है ना। माइजरी जो है एक दुख की कहानी है। इट फोरशैडोज द इमोशनल स्टेट ऑफ द कैरेक्टर्स, है ना, पर्टिकुलरली आयोना द ग्रीविंग कैब ड्राइवर। मैंने बताया था आयोना की कैरेक्टर की बात यहाँ पर की जा रही है, उसके दुख की बात की जा रही है ना, इमोशनल स्टेट की बात इस कहानी में की जा रही है, इसलिए इसका नाम ये माइजरी भी रखना सही है। हाईलाइट सफरिंग एंड डेस्पेयर, ये कहानी दुख को दिखाती है, सफरिंग को दिखाती है, पीड़ा को दिखाती है, और डेस्पेयर को दिखाती है। ये दिखाती है कि आयोना आप कह सकते हैं दुखी व्यक्ति है, साथ साथ पोवर्टी, दुखी के साथ साथ गरीब भी है, और लोनलीनेस मतलब अकेला भी है। बिल्कुल एम्फसाइजेस लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, वो अकेला है। माइजरी अंडरस्कोर्स द आइसोलेशन, आप कह सकते हैं आयोनाज एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात है, आयोना के एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखाए गए हैं। रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर, आप कह सकते हैं इशूज, नए नए और बड़े बड़े इशूज को क्या किया जाता है यहाँ पर, आप कह सकते हैं डाला गया है। ये है आपका आयना स्टोरी का सिग्निफिकेंस। तो बात सही है, क्योंकि यदि आप माइजरी वर्ड की बात करें तो आप कहेंगे सर माइजरी वर्ड का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ही इसको सिग्निफिकेंट साबित करता है। अब माइजरी वर्ड का मतलब क्या होता है, कष्ट यानी दुख, और दुख की कहानी यहाँ पर क्या है, डाली गई है। तो माइजरी मतलब दुख, और हर जगह आपको आयना कैरेक्टर का दुख ही दिखाई दे रहा है। इट मीन्स टाइटल जो है पूरी तरीके से सिग्निफिकेंट टाइटल है। नेक्स्ट है, व्हाट कंपेल्स आयना टू इवेंचुअली टेल्स हिज स्टोरी टू द मेयर इन शॉर्ट स्टोरी माइजरी। आपको पता है मेयर यानी कि उसकी खुद की आप कह सकते हैं घोड़ा गाड़ी वाली जो है ना, तो क्या मजबूर करता है उसे कि अपनी ही मेयर के साथ, अपनी घोड़ी के साथ उसे क्या करना पड़े, अपने दुख को शेयर करना पड़े। आयना टेल्स स्टोरी तो मेयर इन चेकोव्स माइजरी नॉट आउट ऑफ द सडन इंपल्स बट रेदर ड्यू टू कल्मिनेशन ऑफ फैक्टर दैट बिल्ड थ्रू आउट द स्टोरी। हियर इज द ब्रेकडाउन। सबसे पहली बात तो डेस्परेशन फॉर कनेक्शन, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्या आन पड़ी थी कि उसे अपने ही आप कह सकते हैं जो
जो तांगा वो चलाता है, आप कह सकते हैं जो कैब वो चलाता है, उसी की मेयर, यानी मेयर मतलब घोड़ी होता है, आपको पता है, उसी की घोड़ी के साथ क्या करना पड़ा, उसे अपने इमोशंस को शेयर करना पड़ा, क्योंकि कोई और उसके इमोशंस को सुनना नहीं चाहता दोस्तों। फिर रिपीटेड रिजेक्शन, बार बार उसको क्या मिलता है, रिजेक्शन मिलता है। जब भी वो कोशिश करता है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की अबाउट हिज सन्स डेथ, है ना, तो पैसेंजर हर बार क्या होते हैं, वो सो जाते हैं, कोई भी एपैथी दिखाते ही नहीं है। यर्निंग फॉर एम्पैथी, बार बार वो कोशिश करता है कि लोग मुझे एम्पैथी दें, मेरे दुख को समझने की कोशिश करें, लेकिन कोई भी उसके दुख को समझना नहीं चाहता। यही कारण है कि वो कंपेल हो जाता है इस चीज को लेकर कि मैं अपनी स्टोरी हर उस व्यक्ति को बताऊं, लेकिन कोई भी सुनना नहीं चाहता। तो ऐसी कंडीशन में अपनी स्टोरी किसको बताता है, मेयर को बताता है। समझ में आई ये बात, नहीं आई, क्लियर? जब कोई नहीं सुनेगा तो फिर उसी को सुनाना पड़ेगा ना, जो हमेशा उसके साथ है, जो उसको छोड़ के जाने वाला नहीं है, ठीक है। इट्स एन इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आयना डजंट नेसेसरली एक्सपेक्ट द मेयर टू अंडरस्टैंड हिज वर्ड्स। उसे ये भी पता है कि उसके शब्दों को वो समझ नहीं पाएगी, है ना, मेयर जो वो समझ नहीं पाएगी। ही स्पीक्स बिकॉज ही कांट होल्ड एनी मोर, वो इसलिए बोलता है क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार कोई सुनने वाला ना हो तो इंसान दीवारों से भी बात करता है, वो तो फिर भी एक जानवर है। आई स्पेस अनअवेलेबल फ्रॉम ह्यूमंस इन द स्टोरी, आपको पता ही है। इन कंक्लूजन आप कह सकते हैं आयना डिसीजन टू टेल हिज स्टोरी टू द मेयर इज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओवरवेलमिंग ग्रीफ। उसका इतना अधिक दुख बढ़ चुका था और बार बार रिजेक्शन मिल रहा था। कहां पर, जहां वो अपना दुख बताने की कोशिश कर रहा था, हर जगह उसके दुख को रिजेक्शन मिल रहा था कि हम तुम्हारा दुख नहीं सुनना चाहते। ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा कंपेल हो गया, मजबूर हो गया अपना दुख किसको बताने के लिए, मेयर को बताने के लिए। समझ में आई बात? हाउएवर गांधी इज डेज स्पेंट इन कलकत्ता एज गिवन इन हिस्ट्री, जो गांधी जी की हिस्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है गांधी ने कलकत्ता में अपना दिन किस प्रकार से बिताया, ठीक है। हाउएवर गांधी इज डेज स्पेंट, इज हटा देना, गांधी डेज स्पेंट इन कलकत्ता एज गिवन इन हिस्ट्री। महात्मा गांधी विजिट कलकत्ता, जिसे आप कोलकाता कहते हैं, आप पहले कैलकाटा कहते थे, सही बात है ना, मतलब आप कैलकाटा कहते हैं, पहले कोलकाता कहते हैं, ठीक है। वर स्प्रेड ओवर सेवरल ईयर्स, द डिटेल्स ऑफ हिज डेज देयर वेरी डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक विजिट, हियर इज अ जनरल आइडिया। क्या अर्ली विजिट्स, अगर हम बात करें अर्ली विजिट्स, इनिशियली गांधी जी प्रेजेंस इन कलकत्ता डिड नॉट गार्नर मच अटेंशन। ही अटेंडेड मीटिंग्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मेट विद की फिगर्स। आपको पता ही है नॉर्मली गांधी जी कहीं पे जाते थे तो या तो किसके लिए जाते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की आप कह सकते हैं मीटिंग्स के लिए, या फिर आप कह सकते हैं किसी न किसी मूवमेंट के लिए। 1917 में जब चंपारण में उनका सत्याग्रह हुआ था, जो कि नॉन वायलेंट मूवमेंट था, गांधी रिसीव्ड वाइंडर रिकॉग्निशन इन द सिटी, ये भी बात सही है। तो आप एक बात देखेंगे कि कलकत्ता में जो उनका जीवन था वो किस तरीके का था, उसको लेकर एक पूरी पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार की गई है। लेकिन जो क्वेश्चन मेनली आपसे पूछा वो ये है, हिज एक्टिविटीज इंक्लूड अटेंडिंग कांग्रेस सेशंस कलकत्ता। तो आप कह सकते हैं कलकत्ता में उनकी भूमिका क्या थी, कलकत्ता में उनकी भूमिका थी केवल अटेंडिंग सेशंस, है ना, ये केवल क्या करते थे वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को क्या करते थे, अटेंड करते थे। ये गांधी की हिस्ट्री से मिला है। क्यों? क्योंकि प्रोज की बात हो रही तो गांधी की हिस्ट्री भी उसमें शामिल की जाएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओवरऑल यदि हम बात करें ऑब्जर्वेशंस में, तो गांधीज टाइम इन कलकत्ता वाज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल एक्टिविज्म, एफर्ट्स टू मोबिलाइज सपोर्ट इंडियन इंडिपेंडेंस। गांधी जी कलकत्ता में कर क्या रहे थे, कांग्रेस के सम्मेलनों में हिस्सा लेना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ सपोर्ट में लेके आना ताकि हम इंडिपेंडेंस यानी आजादी हासिल करें। ये बात हमें उनके टेक्स्ट से पता चलती है। ही इंटरेक्टेड विद वेरियस ग्रुप्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स, वहां उन्होंने नए नए आप कह सकते हैं या फिर उभरते राजनीतिक नेताओं से, बिजनेसमैन से और जनरल पब्लिक से बातचीत की। द सिटी सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर गांधी टू स्प्रेड हिज मैसेज, और वो सिटी एक प्लेटफॉर्म बन गई थी जहां से गांधी अपना मैसेज, अपनी स्ट्रेटेजी क्या कर रहे थे, लोगों तक पहुंचा रहे थे ताकि हमें आज़ादी मिल सके। तो ये भूमिका रही गांधी जी की कहां पर, कलकत्ता में। जब वो कलकत्ता में अपना जीवन जी रहे थे तो उन्होंने ये काम वहां पर किए। क्लियर दोस्त? चलिए, डिस्कस एनी फ्रैंक इज अ डायरी एज अ लिटरेरी वर्क। आपको पता है एनी फ्रैंक की डायरी द यंग गर्ल आपने सुनी होगी, ठीक है। एनी फ्रैंक डायरी किस तरीके से एक अच्छा लिटरेरी वर्क है, देखिए एनी फ्रैंक डायरी का नाम है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, या फिर एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसे हम कहते हैं। ट्रांसजेंड्स द कैटेगरी ऑफ सिंपल डायरी, आपको पता है बिल्कुल सिंपलेस्ट डायरी है, लेकिन बहुत फेमस इसलिए हुई क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। यूनिक पर्सपेक्टिव, वॉइस ऑफ यंग विटनेस, यानी इसमें यंग आप कह सकते हैं गर्ल की कहानी है जो कि टीनेजर अवस्था में है, ठीक है। दिस यूनिक व्यू पॉइंट्स मेक्स द हॉरर्स ऑफ द नाजी रेजिमी, है ना, जो नाजी रेजिमी है उसके डर को दिखाया है कि टीनेजर्स में उस समय नाजियों का किस प्रकार आपका डर था, नाजी सैनिकों का किस प्रकार डर था, वो इस कहानी में दिखाया गया द डायरी ऑफ यंग गर्ल में, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सल कमिंग ऑफ एज स्टोरी, मतलब
यहाँ पर यह दिखाया गया है कि किस तरीके से जो एनी है जर्नी टू एडल्टहुड, कैसे वो टीनेज अवस्था से अडल्टहुड की तरफ बढ़ती है, ये इस कहानी में दिखाया गया है। विविड एंड एंगेजिंग राइटिंग, इंटीमेट एंड ऑनेस्ट, बिल्कुल सही बात है, जो कुछ भी लिखा गया वो ऑनेस्टी से लिखा गया एनी फ्रैंक द्वारा। रिच इन डिटेल्स, ऑब्जर्वेशन जो इस आपको कहानी में देखने के लिए मिलेंगी, है ना, वो बहुत अच्छे से की गई है। रिच मतलब होता है बहुत बेहतरीन तरीके से। इन कंक्लूजन यू कैन से एनी फ्रैंक्स डायरी इज मोर देन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये केवल एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। जैसे हम यदि कोई डायरी लिखें तो हमारे पिछले कुछ जीवन में हुई घटनाओं को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन इस डायरी में बहुत अच्छे कन्वर्सेशनल स्टाइल में एक जो डायरी है लिखी गई है। कोशिश की गई है इस डायरी के अंदर कि वो किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है हर स्ट्रगल, कौन कौन सा स्ट्रगल, उसकी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, खुद की पहचान बनाने के साथ। और याद रखना ये सब कुछ हमें ये साबित करता है कि ये कहानी, ये जो डायरी ऑफ यंग गर्ल है, ये जो लिटरेरी वर्क है, ये केवल कोई हिस्ट्री पर्सपेक्टिव नहीं है, बल्कि ये उससे आगे बढ़कर कुछ है, इज समथिंग एल्स। ठीक है, समझ में आई कहानी। तो ये थी द डायरी ऑफ यंग गर्ल। आपको पता है नाजी रेजिमी के बारे में इसमें बहुत जानकारी दी गई है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द लाइफ ऑफ एनी फ्रैंक ड्यूरिंग द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट क्या होता है आप सबको पता ही होगा, है ना, बताइए होलोकॉस्ट क्या होता है। तो इसमें सवाल क्या पूछा गया आपसे, ये बताओ। सवाल ये पूछा गया है कि डिटेल्ड नोट लिखना है एनी फ्रैंक के बारे में। एनी फ्रैंक आपको पता ही है, एनी फ्रैंक कौन है आपकी, आप कहेंगे सर एनी फ्रैंक है हमारी राइटर द डायरी ऑफ यंग गर्ल की, है ना, टीनेज राइटर है। और होलोकॉस्ट होता है, आपको पता ही है होलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया नहीं बताया। आप कहेंगे सर होलोकॉस्ट का मतलब होता है एक भयानक प्रलय। क्या कहोगे आप, एक भयानक प्रलय। एनी फ्रैंक अ लाइफ इन हाइडिंग ड्यूरिंग द होलोकास्ट, आपको पता ही है जब एक भयानक प्रलय आई, और वो प्रलय क्या आप सभी को पता ही है, वही नाजी रेजिमी वाला उनका डर, हॉरर ऑफ, है ना, नाजी रेजिमी। तो इसके बारे में आपको बताना। देखिए एनी फ्रैंक जो थी वो बॉर्न इन एनालिज मैरी फ्रैंक इन जर्मनी, आपको पता है जर्मनी के अंदर जहां पे नाजी रेजिमी का शासन हुआ था इस समय पे। ठीक है, कब होता है इनका जन्म, 1929 में होता है ना, और कहां पर होता है, इस जगह पर होता है। ठीक है, द फ्रैंक फैमिली ज्यूइश रिफ्यूजीज फ्लैड नाजीज परसिक्यूशंस टू एम्स्टर्डम इन 1933, बिल्कुल सही बात है ना। रेफ्यूजीज समझो एक समय ऐसा आया कि शरणार्थी बनना पड़ा। एनी एंजॉयड अ रिलेटिवली नॉर्मल चाइल्डहुड अंटिल द नाजी ऑक्यूपेशंस ऑफ द नीदरलैंड्स इन 1940, बिल्कुल उसका पहले जीवन तो नॉर्मल चाइल्डहुड था, लेकिन जैसे वो टीनेज अवस्था में आती है उसके बाद जैसे उनके देश में नाजी रेजिमी का शासन होता है, हिटलर वाला जो है, याद है ना आपको, वही चीज, उसके बाद उनका पूरा जीवन क्या हो गया, एनी फ्रैंक का चेंज हो गया। लाइफ इज हाइडिंग, लाइफ इज हाइडिंग, अब यहाँ पर लाइफ को क्या करना पड़ रहा है, हाइड करना पड़ रहा है। इन जुलाई 1942 fearing deportation to concentration camps, the Franks went to hiding in a secret annex behind Otto Frank business, बिल्कुल सही बात है। आपको पता ही है एक समय ऐसा आया जब डर के कारण इन्हें अपने आप को क्या करना पड़ा, छिपाना पड़ा, बिल्कुल सही बात है। और लाइफ इन हाइडिंग वाज अ कंस्टेंट स्ट्रेन, साइलेंस वाज क्रूशियल टू अवॉइड डिटेक्शन, बिल्कुल सही बात है, जब छुप के रहना पड़ा, क्योंकि आपको पता है नाजियों के खिलाफ आप कह सकते हैं जो यहूदी थे, सॉरी यहूदियों के खिलाफ जो नाजी रेजिमी ने एक अभियान चलाया था, उसके कारण उन्हें क्या करना पड़ा, बहुत ज़्यादा डर का जीवन जीना पड़ा, बिल्कुल सही बात है। डिस्कवरी एंड लॉस, बार बार इनकी कहानी में आपको दिखाई देगा कि कुछ इन्होंने पाया और कुछ इन्होंने खो दिया, है ना। और ये क्या है आपका आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ क्या है उसे देखिए। एंड हर सिस्टर जो है जिसका नाम था मार्गोट, दोनों ही बहनें आप कह सकती हैं क्या है, अ हॉरिफिक कैंप रेवेज्ड बाय डिजीज, उस ऐसे कैंप में रह रहे थे जिस कैंप में भी एक बीमारी फैल चुकी थी। बोथ सिस्टर्स परसिस्ड फ्रॉम थाइपस इन अर्ली 1945 जस्ट वीक्स बिफोर लिबरेशन, और जब आज़ादी मिलने वाली थी जर्मनी को उससे ठीक पहले वो क्या हो गया, एक बीमारी से पीड़ित हो गई। ऑटो फ्रैंक द सोल सर्वाइवर रिटर्न टू एम्स्टर्डम एंड पब्लिश एनी फ्रैंक्स डायरी, और याद रखिए उनकी मृत्यु के बाद जो ऑटो फ्रैंक है जो कि एकमात्र सर्वाइवर बचा था उस कैंप में से, उसने इस डायरी को क्या किया, पब्लिश करने की कोशिश की। डन दोस्त। समरी ऑफ फिगर ऑफ स्पीचेस, आपको पता ही है फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जिन्हें आप अलंकार कहते हैं, है ना। क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच आर क्रिएटिव वेज ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, आपको पता है अलंकारों का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है, लैंग्वेज में क्रिएटिविटी लाने के लिए। याद रखना क्या खास बात होती है इनकी, दे पेंट पिक्चर्स विद वर्ड्स, याद रखना कि जब शब्दों के माध्यम से चित्र बनाने की कोशिश की जाए या फिर शब्दों को इस तरीके से निखार दिया जाए कि वो चित्र जैसी फीलिंग दे, तो इसलिए कहते हैं द पेंट पिक्चर्स विद वर्ड्स, या जब पिक्चर्स को शब्दों के माध्यम से पेंट करने की कोशिश किया जाए, इसे कहा जाता है आपका क्या, फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार। दे एड एम्फेसिस,
एम्फेसिस मतलब जैसे कई बार कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो कि दबाव डालते हैं। जैसे हाइपरबोला है आपका, अतिशयोक्ति अलंकार है, तो ये दबाव डालते हैं किसी भी चीज पर। एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये सब क्या करते हैं दोस्तों, ये एम्फेसिस करते हैं टेक्स्ट को। इसके अलावा दे प्ले विद मीनिंग, और नॉर्मली ये क्या करते हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच है इनका यूज इसलिए किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये मीनिंग के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, मीनिंग को तोड़ मरोड़ के अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं और क्रिएटिविटी लेके आते हैं लैंग्वेज राइटिंग में। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर होता है, ये समझ लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए बायोग्राफी जो है रिटन बाय समवन अबाउट अदर पर्सन। जब मेरे बारे में फॉर एग्जांपल आप कोई स्टोरी लिखें, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। जब मैं अपने बारे में, रिटन बाय अ पर्सन बाय देमसेल्फ, जब मैं अपने बारे में खुद लिखूं, ऑटोबायोग्राफी। पर्सपेक्टिव क्या होगा बताओ भाई, बायोग्राफी का पर्सपेक्टिव हो जाएगा थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा व्यक्ति या फिर थर्ड पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है। ऑटोबायोग्राफी का क्या होता है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, आई मी एंड माई सेल्फ की जहां बात हो ऑटोबायोग्राफी है ना, यू की बात जहां पर हो, ही शी दे की बात जहां पर हो, वो होता है आपका थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, समरी ऑफ द एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कल आपके छपेगा ये क्वेश्चन। एक्सपोजिटरी प्रोज क्या होता है, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट क्या होता है, मेन कीवर्ड्स के थ्रू समझाऊंगा। देखिए एक्सपोजिटरी प्रोज इज अ टाइप ऑफ राइटिंग, पहली बात तो क्या है, ये टाइप ऑफ राइटिंग है। दूसरा इसका एम क्या है, एम टू इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन अ टॉपिक, क्या है, केवल किसी टॉपिक को इन्फॉर्म करना, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना, बिल्कुल सही बात। फोकस ऑन फैक्ट्स, इसका फोकस हमेशा किस पे रहता है, फैक्ट्स पे रहता है। फैक्ट्स मतलब मेन बातें, क्लियर इन कंसाइज वे, इंफॉर्मेशन यहाँ पर कैसे शेयर की जाती है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में, कंसाइज वे, क्लियर मतलब बिल्कुल साफ और कंसाइज मतलब संक्षेप में, बिल्कुल छोटे शब्दों में साफ बातों को समझाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। समझ में आई कहानी। फिर है आपका क्या, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है तो कहीं से कुछ भी लिख दिया, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट का वो क्या होता है दोस्तों बताइए, वो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से आप कहेंगे सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। उसमें पूरा एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है टू द पॉइंट। ठीक है, वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव टोन यहाँ पर होती है, मतलब लैंग्वेज फॉर्मल होगी, ऑब्जेक्टिव टोन का मतलब क्या होता है, जो है जैसा है वैसा ही, सब्जेक्टिव कुछ नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए टेक्स्ट बुक जितनी भी होती हैं सब एक्सपोजिटरी टेक्स्ट हैं। आर्टिकल्स, न्यूज़ की रिपोर्ट्स, गाइड्स जो होती हैं आपकी, एसेज जो होते हैं नॉर्मली सब एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में लिखे जाते हैं, बिकॉज दे ऑल आप कह सकते हैं कंटेन्स एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन, और आप कह सकते हैं सटीक इंफॉर्मेशन एक्सपोजिटरी प्रोज के अंदर रखी जाती है। क्योंकि एक्सपोजिटरी जो प्रोज है ये किससे बनेगा, ये एक्सपोजिटरी प्रोज जो है दोस्तों ये एक्सपोजिटरी टेक्स्ट से बनेगा। तो अगर आपको एक्सपोजिटरी टेक्स्ट का मीनिंग पता है तो आपको एक्सपोजिटरी प्रोज का भी मीनिंग पता है। इसलिए मैं दोनों शब्दों को सिनोनिमली क्या कर रहा था, यूज कर रहा था, पर्यायवाची के तौर पर यूज कर रहा था, सिनोनिम्स का यूज करने की कोशिश कर रहा था। समझ में आई या नहीं आई, तो ये क्लास आपकी होती है यही समाप्त। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। रफली मैंने आपका रिवीजन करा दिया, इससे पहले सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।